Hello everyone, welcome to our channel ClearNet with us. In this video, we are going to discuss Potter's 5 forces model. This topic is relevant for BCom, BBA, MBA and MCom students. Before starting the video, please ensure that you are subscribed to our channel and hit the bell icon to get notification every time a video is uploaded. You can also follow us on our Facebook page and you can mail us to at clearnetwithus@gmail.com. So let's start with the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। देखिए, एक इंडस्ट्री में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कंपटीशन कौन है। उस कंपटीशन के जो कंपटीशन है उनके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, उनकी स्ट्रैटेजीज किस तरह से आपको अफेक्ट कर रही हैं। चाहे आप फॉर्च्यून 500 कंपनी हो या कोई छोटा बिजनेस हो, कंपटीशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारी सक्सेस को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या किसी नई इंडस्ट्री में एंटर करें तो आप कंपटीशन को एनालाइज करें। कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली कॉम्पिटिटर से नहीं आता है, लेकिन जो एक स्टेट ऑफ कंपटीशन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो 5 फोर्सेस से आता है, जो कि हमें पॉटर ने दिया है इन फॉर्म ऑफ पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल ई पॉटर ने 1979 में हमें ये 5 फोर्सेस मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने 5 फोर्सेस के बारे में बताया है, जो कि हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री राइवलरी। ये 5 फोर्सेस की जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है ना, वो हमें हेल्प करती है डिटरमाइन करने में एक इंडस्ट्री के प्रॉफिट पोटेंशियल को, और वो इंडस्ट्री हमारे लिए कितनी अट्रैक्टिव होगी। अगर ये 5 फोर्सेस जो है वो इंटेंस होंगी तो लगभग कोई भी कंपनी जो है ना वो अट्रैक्टिव रिटर्न्स नहीं अर्न कर पाएगी अपनी इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन अगर ये फोर्सेस जो हैं वो माइल्ड हैं तो उस केस में देयर इज़ रूम फॉर हायर रिटर्न्स। तो बेसिकली 5 फोर्सेस मॉडल जो है हमें हेल्प करता है एनालाइज करने में द अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, और साथ में हमारी वहाँ पर क्या कॉम्पिटिटिव पोजीशन रहेगी, प्रॉफिट पोटेंशियल उस इंडस्ट्री में कितना रहेगा, ये जानने में हमें हेल्प करता है पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल। तो आइए एक बार देखते हैं ये 5 फोर्सेस क्या हैं। ये है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, threat of substitute products and rivalry among existing firms. First of all, we'll discuss threat of new entrants. देखिए, जब भी कोई नया इंडस्ट्री में एंटर करता है, कोई नई फर्म स्टार्ट होती है, तो वो अपने साथ एक नई कैपेसिटी ला रही है, ठीक है, रिसोर्सेज ला रही है, मार्केट शेयर वो गेन करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो थ्रेट बन जाते हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स के लिए। तो ये जो थ्रेट ऑफ एंट्री है ये डिपेंड करता है किस पे, द प्रेजेंस ऑफ एंट्री बैरियर्स, कि उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए क्या कोई एंट्री बैरियर्स हैं, और जो एंट्री बैरियर्स हैं उस पे किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेंगे, या वो कैसे उन एंट्री बैरियर्स को हटाते हैं। तो बेसिकली एक एंट्री बैरियर क्या है? एंट्री बैरियर एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो डिफ़िकल्ट बनाता है दूसरी कंपनी के लिए उस इंडस्ट्री में एंटर करना। जितना ईजी होगा एक कॉम्पिटिटर के लिए किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना, उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर अब हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एंट्री बैरियर्स जो हैं वो हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, देखिए इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो है वो एक एंट्री बैरियर की तरह काम करता है किसी भी फर्म के लिए, नई फर्म के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज़ हैं वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर चुकी हैं। तो जो नया एंट्रेंट होगा उसके लिए उस इंडस्ट्री में एंटर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इनिशियली इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएगा। जैसे अगर कोई कंपनी जो है वो किसी FMCG सेक्टर में एंटर करती है तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो FMCG सेक्टर है उसमें इंडस्ट्रीज़ बिग स्केल पे रन कर रही हैं, और ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं उसमें हैं जिन्होंने इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अचीव कर ली है, तो वो ऑलरेडी लो कॉस्ट पे जो है अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं। तो नई फर्म जो है उसको भी ये करना पड़ेगा, जो कि इनिशियली बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। कस्टमर्स जो हैं वो परसीव करते हैं प्रोडक्ट्स को जो एग्जिस्टिंग कंपनीज ऑफर कर रही हैं किस तरह से, मतलब वो यूनिक हो सकते हैं। यूनिक हो सकते हैं किस सेंस में, जो सर्विसेज एग्जिस्टिंग फर्म्स ऑफर कर रही हैं, या उनका जो एडवर्टीजमेंट कैंपेन है, या वो फर्स्ट थे आपको वो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने के लिए। तो अगर कस्टमर को लगता है कि एग्जिस्टिंग फर्म्स जो प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं वो यूनिक है, तो वो जनरली लॉयल हो जाते हैं टुवर्ड्स दैट ब्रांड। तो जो नया एंट्रेंट होगा
उसको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा उसे उस कस्टमर की लॉयल्टी को ओवरकम करने के लिए. दैट विल प्रूव टू बी एन एंट्री बैरियर. नेक्स्ट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. कोई कोई इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसमें एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, मतलब रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा कमिट करने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए. हमें लग सकता है कि नहीं, यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर वैसा नहीं है, लेकिन वो एंट्री बैरियर किस फॉर्म में है? कैपिटल की फॉर्म में है, जो हमें लार्ज कैपिटल चाहिए उस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एंटर करने के लिए. देन वी हैव स्विचिंग कॉस्ट. स्विचिंग कॉस्ट बेसिकली क्या है? जब कस्टमर पुरानी कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के आपके पास जाएगा अगर, तो उसको कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी उसके लिए. जैसे अगर आपको कहा जाए कि आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एज ऑपरेटिंग सिस्टम इसको छोड़ के कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर लीजिए, तो पहले तो आपको वर्क करना आना चाहिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो हो सकता है आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़े, एक एडिशनल कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी. दैट मीन्स वो स्विचिंग कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी. तो अगर वो स्विचिंग कॉस्ट, क्या कस्टमर रेडी है वो स्विचिंग कॉस्ट पे करने के लिए? जनरली कस्टमर्स नहीं रेडी होते हैं अगर वो प्रीवियस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होते हैं, तो वो भी एक एंट्री बैरियर की तरह काम करता है. फिर है एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है ना किसी भी इंडस्ट्री में, जनरली उनके वो डेवलप कर चुके होते हैं अपने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और ये जो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नई कंपनीज के लिए एक्सेस करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं. तो उस केस में वो भी जो है प्रोडक्ट्स, उन केसेस में जो नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है उसके लिए अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है. जैसे अगर मैं कहूँ, ये मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम आती है आपकी शेल्फ स्पेस जहाँ पर चाहिए होता है आपको, क्योंकि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहा है मार्केट में. तो जो रिटेलर है वो अपने पास नहीं रखना चाहता है कोई नया प्रोडक्ट जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि वो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा. तो ऐसे में ये एक एंट्री बैरियर का काम करता है. देन वी हैव कॉस्ट डिसएडवांटेजेस इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल. तो कॉस्ट डिसएडवांटेजेस इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल में बेसिकली हम क्या कह रहे हैं? पहले तो यहाँ पर बिजनेस के स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल. इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल मतलब लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, इन फर्म्स की बात ना करके हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं ऑन कॉस्ट डिसएडवांटेजेस. मतलब क्या है यहाँ पर? जो एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है ना इंडस्ट्री में, वो बेसिकली दे आर एबल टू अचीव कॉस्ट एडवांटेजेस. ठीक है. वो कॉस्ट एडवांटेजेस उन्हें किस वजह से हो सकती है? वो कॉस्ट एडवांटेजेस जो हैं उन्हें हो सकती है ड्यू टू मे बी प्रोप्राइटरी प्रोसेस, मतलब उन्होंने पेटेंट करा रखा है टेक्नोलॉजी को, तो कोई और नहीं यूज़ कर सकता है, या उनके पास एक्सेस है या कंट्रोल है रॉ मटेरियल पे, या ऑलरेडी उनके पास बेस्ट लोकेशन है, या उन्हें गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है. तो उस सेंस में उनके पास एडवांटेज है जो कि डिसएडवांटेज बन जाएगी नए एंट्रेंट के लिए, तो जो फिर वो बन जाती है हमारे लिए एक एंट्री बैरियर. लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट जो है वो बहुत लेवल्स पर कंट्रोल करती है एंट्री किसी भी इंडस्ट्री की. कैसे? लाइसेंसिंग के थ्रू, या आपको परमिशन चाहिए. ठीक है. जैसे अगर आपको बैंकिंग में एंटर करना है तो आपको आपकी रेगुलेशन जो है वो सेंट्रल लेवल से आती है, आपको वहाँ से परमिशन लेनी होगी. आपको लिकर सेल करनी है तो उसके लिए आपको स्टेट और लोकल लेवल के लॉज को फॉलो करना होगा. तो इस तरह की बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कई बार गवर्नमेंट जो है वो लगा देती है, और जब ये रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है ना, तब वो एक एंट्री बैरियर का काम करती हैं. तो ये था कि किस तरह से एंट्री बैरियर्स लग सकते हैं. जितने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स होंगे उतना ही मुश्किल होगा नई फर्म में के लिए किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करना. नाउ द नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अब नाउ ये क्या है? देखिए, जब कंपनीज compete करती हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो उनका जो उनका जो एम होता है वो होता है मैक्सिमाइज करना अपनी रिटर्न्स को, जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट की है. लेकिन बायर्स का क्या पर्पस होता है? बायर्स चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हम हमेशा वो प्रोडक्ट्स खरीदें जो हमें लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस पे मिल जाए. ठीक है. अब कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए बायर्स क्या करते हैं? बायर्स जो है वो बार्गेन करते हैं या तो हायर क्वालिटी के लिए, या वो चाहते हैं ज़्यादा सर्विसेज हमें मिल जाए कम से कम प्राइस को पे करने पर. तो बायर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि वो रिलेटिवली पावरफुल होते हैं. ठीक है. किससे? उन कंपनी से जो compete कर रही हैं इंडस्ट्री में. तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये वो सिचुएशंस हैं
मतलब एक बायर जो है वो कब पावरफुल होगा, अगर ये सारी सिचुएशंस होंगी। जैसे सबसे पहले है, अ बायर परचेजेस अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सेलर्स इंडस्ट्री। अब देखिए, हमने कहा है बायर परचेजेस अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द सेलर्स प्रोडक्ट और सर्विस। जब एक कंपनी से जो उसका कस्टमर है वो लार्ज क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो ऑब्वियसली मेजर जो उसका वो हो गया, कस्टमर होगा वो हो गया, तो उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो ऐसे में पावर जो है वो बायर के पास आ जाती है। फिर है, बायर हैज़ द पोटेंशियल टू इंटीग्रेट बैकवर्ड बाय प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ। मतलब यहाँ पर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। मतलब अभी तक आप रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे थे, अब आपके पास लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि आप खरीदने की बजाय उसको खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो हो जाएगा हमारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो अगर हमें लगता है एज द फर्म, मुझे लगता है कि ये जो मेरा कस्टमर है ये खुद भी ये रॉ मटेरियल बना सकता है, तो ऑब्वियसली आई विल नॉट लाइक दैट। ठीक है, वो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को अफेक्ट करेगा, तो उस केस में भी बायर के पास बार्गेनिंग पावर होती है। देन वी हैव ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स आर प्लेंटीफुल एज द प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड। मतलब आप मेरे पास से अगर मेरी उसे टर्म्स और कंडीशंस, मेरे प्राइसेस नहीं पसंद आ रहे, तो किसी और के पास भी स्विच कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में अवेलेबल है। चेंजिंग सप्लायर्स कॉस्ट वेरी लिटल, बहुत सारे सप्लायर्स अवेलेबल है, प्लस एक कस्टमर से एक फर्म से दूसरे फर्म पर, मतलब एक सप्लायर से दूसरी सप्लायर पर जाने पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को स्टेशनरी खरीदनी है, तो स्टेशनरी इतनी शॉप्स पे अवेलेबल है और कोई कॉस्ट भी इनकर नहीं करनी पड़ेगी मुझे वाइल चेंजिंग द सप्लायर्स। तो पावर जो है एज अ बायर मेरे हाथ में है। Then we have the purchase product represents a high percentage of a buyer's cost, thus providing an incentive to shop around for a lower price. मतलब क्या है, मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है एज अ बायर, जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है उसमें जो मैं प्रोडक्ट परचेज किया है उसकी हाई परसेंटेज है, तो मैं ऑब्वियसली ढूंढूंगी कि कहाँ से मुझे ये चीज़ सस्ती मिल जाए, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ रही है और मेजर परसेंटेज है इसकी, तो मैं सर्च करूंगी। देन वी हैव द बायर अर्न्स लो प्रॉफिट्स एंड दस वेरी सेंसिटिव टू कॉस्ट एंड सर्विस डिफरेंसेस। यहाँ पर बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम कर रही हूँ उस इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी कोई खास नहीं है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो अगर मेरी थोड़ी भी कॉस्ट पर बढ़ती है तो उससे मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो अगेन हम जो है वो सर्च आउट करते हैं कि कहाँ से मैं कम से कम पैसा जो है मुझे पे करना पड़े। लास्ट पॉइंट है, द परचेज प्रोडक्ट इज अनइम्पॉर्टेंट टू द फाइनल क्वालिटी और प्राइस ऑफ अ बायर्स प्रोडक्ट। ये तब होता है जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और उसमें आप कुछ चीज़ लगा रहे हो जिसकी क्वालिटी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब आप कोई भी छोटी चीज़, जैसे अगर आप सपोज लैंप बना रहे हो, लैंप के अंदर जो आपने वायरिंग की है, ठीक है, अगर वो थोड़ी लो क्वालिटी की भी लगेगी तो चलेगा। तो इसीलिए इट इज़ दैट वायर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर माई फाइनल प्रोडक्ट। तो उस केस में भी मैं ऑब्वियसली महंगा प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहूँगी, तो मैं चीप से चीप सोर्स जो है वो ढूंढूंगी। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर जो पावर है वो बायर के पास होती है। तो बायर ऐसे केसेस में बायर बेसिकली क्या चाहता है, बायर चाहता है कि उसको प्रोडक्ट जो है वो या तो सस्ते में मिल जाए, ठीक है, सस्ते में मिलेगा तो भी उसका काम अच्छा हो जाएगा, और या फिर उसे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए कम से कम कॉस्ट पर। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में द बार्गेनिंग पावर इज विद द बायर्स। नेक्स्ट इज बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स जो हैं वो एक इंडस्ट्री को तब अफेक्ट करते हैं जब उनमें एबिलिटी होती है कि वो अपने प्राइसेस को रेज कर दें या क्वालिटी को कम कर दें, बट फिर भी बायर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बायर को वहीं से खरीदना पड़ रहा है, तब जो है बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के पास होती है। ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जब बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स के पास होगी? द फर्स्ट इज सप्लायर इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू कंपनीज बट इट सेल्स टू मैनी। ठीक है, अगेन सप्लायर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज़्यादा है, तो बार्गेनिंग पावर जो है वो सप्लायर के पास होगी। फिर है, द प्रोडक्ट और सर्विसेज यूनिक एंड इट हैज़ बिल्ट अप स्विचिंग कॉस्ट। जैसे मैंने आपको कहा था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स में समझाया था आपको मैंने कि अगर स्विचिंग कॉस्ट जो है वो होगी, स्विचिंग कॉस्ट जैसे अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने को कहा जाए तो वहाँ पर स्विचिंग कॉस्ट जो है वो होगी। आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है, कोई और सप्लायर नहीं बना रहा है, तो उस केस में भी बार्गेनिंग पावर जो है वो आपके पास होगी। सब्सटीट्यूट्स आर नॉट रेडीली अवेलेबल। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है हमारे पास, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है। सप्लायर्स आर एबल टू इंटीग्रेट फॉरवर्ड।
बायर्स के केस में हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात की थी, यहाँ पर हम फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मतलब अभी तक आप अपना प्रोडक्ट सपोज किसी रिटेलर के थ्रू सेल कर रहे थे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना खुद का रिटेल आउटलेट भी ओपन कर सकते हो, तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हो। और लास्ट है, अ परचेजिंग इंडस्ट्री बाय ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द सप्लायर्स ग्रुप्स प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है कि जो परचेजिंग इंडस्ट्री है, मतलब जो आपका बायर है, वो बहुत कम पोर्शन खरीद रहा है आपके प्रोडक्ट का। तो आपकी अगर सेल नहीं भी होगी, मतलब सप्लायर से आप उस सप्लायर से प्रोडक्ट नहीं भी खरीद रहे हो, तो सप्लायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी सेल जो है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस केस में भी बार्गेनिंग पावर जो है वो सप्लायर के पास होगी। तो ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पर बार्गेनिंग पावर जो है वो सप्लायर्स के पास होती है। तो ये थी हमारी थर्ड फोर्स पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल में। नेक्स्ट इज थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो दैट अपीयर टू बी डिफरेंट बट दे सेटिस्फाई द सेम नीड एज अनदर प्रोडक्ट। जैसे जनरली टी कॉफ़ी को कहा जाता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर एक अवेलेबल नहीं होगा तो कस्टमर दूसरा खरीद लेगा, या एक के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो कस्टमर कम प्राइस वाले पे स्विच कर जाएगा। पॉटर ने इसके लिए कहा था, सब्स्टिट्यूट्स लिमिट द पोटेंशियल रिटर्न्स ऑफ एन इंडस्ट्री बाय प्लेसिंग अ सीलिंग ऑन द प्राइसेस फर्म्स इन द इंडस्ट्री कैन प्रॉफिटेबली चार्ज। मतलब जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आपकी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है वो प्राइस सीलिंग लगा देते हैं कि आप इससे ऊपर प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो चार्ज नहीं कर सकते हो। अगर कस्टमर को कहीं भी लग रहा है तो वो ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना शुरू कर देता है कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इस प्रोडक्ट के लिए। जैसे अगर हम नॉर्मली देखें, अभी मैंने आपको कहा जैसे टी कॉफ़ी जो है सब्स्टिट्यूट है, लेकिन अगर आप किसी एनर्जी ड्रिंक और कॉफ़ी को देखोगे तो वो जनरली कॉम्पिटिटर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटिटर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर नीड फुलफिल कर रहे हैं, दोनों आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कभी भी कस्टमर को लगता है फॉर एग्जांपल कि एनर्जी ड्रिंक की जो है प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो दे कैन ईजिली स्विच टू कॉफ़ी कि उसके प्राइसेस जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो उस पर पड़ता है। अनदर एग्जाम्पल वी कैन से, आपको ट्रैवल करना है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप एयरलाइंस के थ्रू कर सकते हो, आप ट्रेन के थ्रू जा सकते हो, आप गाड़ी के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया में लोग जो हैं, बहुत लोग जो है वो सिर्फ ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, बहुत लोग जो हैं वो सिर्फ एयरवेज के थ्रू जाना पसंद करते हैं। लेकिन बेसिकली आपस में कंपटीशन है, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नीड को फुलफिल कर रहे हैं, दोनों आपकी ट्रेवलिंग नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स में जो है वो आएगा। अब सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, जो थ्रेट होता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट से, वो सबसे ज़्यादा कब होता है? ये वो ऑप्शंस हैं, जैसे कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल, मतलब जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा जो है थ्रेट होगा, ठीक है। बायर्स प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट, बायर जो है वो इजीली सब्स्टिट्यूट कर लेता है। रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस वाइज जो है वो कोई खास डिफरेंस नहीं है सब्स्टिट्यूट्स में। परसीव लेवल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अगर कस्टमर को लगता है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो कोई ज़्यादा नहीं है, तब भी वो सब्स्टिट्यूट कर लेता है। और कोई स्विचिंग कॉस्ट भी उसको इनकर नहीं करनी पड़ रही है तब भी, या बहुत कम स्विचिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है तब भी वो जो है ईजिली सब्स्टिट्यूट कर लेता है। तो कंपनीज को अगर ऑफसेट करना है ये अट्रैक्टिवनेस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, तो उसको अपने प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन लाना होगा, और ऐसा डिफरेंशिएशन लाना होगा जो कस्टमर्स के हिसाब से रेलेवेंट है, ठीक है। रेलेवेंट कस्टमर्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन प्राइस की फॉर्म में हो सकता है, क्वालिटी की फॉर्म में हो सकता है, फीचर्स की फॉर्म में हो सकता है, लोकेशन की फॉर्म में हो सकता है, सर्विस लेवल की फॉर्म में हो सकता है, डिज़ाइनिंग की फॉर्म में हो सकता है। सो उस केस में यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना होगा फ्रॉम द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सो दैट कस्टमर्स डोंट स्विच टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स। द लास्ट फिफ्थ फोर्स इज इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी अमंग कंपटीशन या राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। देखिए, ये तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि जो कंपनीज हैं एक इंडस्ट्री में, वो उनकी वो किस तरह से compete कर रही हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो है, ठीक है। अब अगेन कंपटीशन जो है वो किसी भी बेसिस पे हो सकता है, प्राइस के बेसिस पे हो सकता है, क्वालिटी के बेसिस पर हो सकता है, इनोवेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। अब क्या होता है,
कंपनीज कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं तो उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, और कोई भी कंपनी अगर एक्शन लेगी तो दूसरी कंपनी जो है उसको रिटेलिएट करती है। ठीक है, रिटेलिएट करने का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटिव एक्शंस एंड रिएक्शन। अगर एक कंपनी ने कोई एक्शन लिया है तो दूसरी कंपनी उसका रिएक्शन देती है। तो ये जो इंटेंसिटी है ऑफ राइवलरी अमंग कंपटीशन, ये बेस्ड है इन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। जैसे कि सबसे पहले है नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जब कॉम्पिटिटर्स जो है वो फ्यू होते हैं, ठीक है, और वो रफली इक्वल होते हैं साइज में, तो उस केस में रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा होता है। एक कोई एक्शन लेगा तो दूसरा हमेशा रिएक्शन देगा ही देगा। फिर है हमारे पास रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ। रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, अगर सपोज जो आपकी इंडस्ट्री है वो एक जैसा ग्रो कर रही है, ठीक है, जैसे अगर सपोज अगर एयरलाइंस का एग्जांपल लेते हैं हम, और पैसेंजर ट्रैफिक में स्लो डाउन आ रहा है, ठीक है, तो एयरलाइन इंडस्ट्री क्या करती है, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए प्राइस वॉर्स शुरू हो जाती है। मतलब एक अपने प्राइसेस कम करती है टिकट्स के, दूसरा उसको देख के करती है। देन वी हैव प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स। प्रोडक्ट और सर्विस फीचर्स में हम क्या देखते हैं, एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत यूनिक हो सकता है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो डिफरेंशिएट कर रही है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट एक कॉमोडिटी की तरह भी हो सकता है, जहाँ पर कस्टमर्स को लगता है कि प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वो वहाँ से खरीदना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ लोकेशन उनके लिए कन्वीनियंट है, जहाँ पर कम प्राइस मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो राइवलरी जो है वो बढ़ जाएगी। देन वी हैव अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है कि बहुत बार टोटल कॉस्ट में जो हमारा पोर्शन होता है ना फिक्स्ड कॉस्ट का, वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कंपनीज क्या करती हैं, उस फिक्स्ड कॉस्ट को स्कैटर करने के लिए वो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा लेवल पर करती है, तो जिससे कि आप अपनी कॉस्ट को जो है, ओवरऑल कॉस्ट को जो है वो कम कर सको। जैसे अगर सिंपल एक एग्जांपल लें, देखिए फ़्लाइट्स तो अपने टाइम पर उड़ती ही हैं, अगर उसकी सारी सीट्स फिल हो गई तो उसकी फिक्स कॉस्ट बहुत आराम से कवर हो जाती है। लेकिन अगर सीट्स जो हैं वो फिल नहीं हुई, कुछ वेकेंट सीट्स रह गई, तो ऐसा तो नहीं है आप फ्लाइट डिले कर दोगे, आपको तो फ्लाइट अपने टाइम पर ही उड़ानी है। तो ऐसे में कंपनीज क्या करती हैं, एयरलाइन क्या करती हैं, वो चीप फेयर जो है वो कर देती है जब प्लेन में एम्प्टी सीट्स होती हैं, ताकि उनकी टिकट्स बिक जाए और उनको उनकी कुछ कॉस्ट जो है वो तो कवर हो जाए। नेक्स्ट है कैपेसिटी। एक अकेला तरीका है मैन्युफैक्चरर के लिए जिससे वो अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि वो एक नया प्लांट बिल्ड कर ले, ठीक है, और जब वो एक नया प्लांट बिल्ड करता है तो वो कोशिश करता है कि उसको वो फुल कैपेसिटी पे रन करे, ताकि उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो अब इन्वेंट्री इकट्ठी हो गई तो उसको बेचने के लिए हमें अपने सेलिंग प्राइस जो है वो कम करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज हाइट ऑफ एग्जिट बैरियर्स। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं, इंडस्ट्रीज सॉरी ऐसी होती हैं, जहाँ पर आप उस इंडस्ट्री को लीव नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आप मशीनरी यूज़ कर रहे थे उस इंडस्ट्री में, उस मशीनरी को आप किसी और काम में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पर है ना, हमारे लिए जिस तरह से हमने फर्स्ट में एंट्री बैरियर्स पढ़े थे, यहाँ पर एग्जिट बैरियर्स की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में जितने ज़्यादा एग्जिट बैरियर्स होंगे, कंपनी के लिए उस इंडस्ट्री को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो कंपनी उसी इंडस्ट्री में काम करते रहेगी। जैसे कि हमारा होता है ब्रूरी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पर आपकी जो एसेट है वो यूज़ कहीं पर भी ब्रूइंग इंडस्ट्री में किसी और काम में नहीं हो सकती एक्सेप्ट फॉर मेकिंग बियर। लास्ट पॉइंट है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ राइवल्स। देखिए, वो राइवल्स जिनके बहुत डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं कि वो किस तरह से कम्पीट करेंगे, तो बहुत बार क्या होता है कि अननोइंगली वो चैलेंज कर देते हैं एक दूसरे की पोजीशन को। ये जनरली जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, जहाँ पर सेम लोकेशन पे बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स होते हैं, तो वो लोग जो है ना बेसिकली एक दूसरे की सेल्स ही लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर होता है जहाँ पर एमएनसीज जो है वो कम्पीट करती हैं ग्लोबली। तो उस केस में ये जो इंटेंस राइवलरी वाली हमारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये थी हमारी 5 फोर्सेस, जिसमें हमने पढ़ा थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉरपोरेशंस। तो बेसिकली एक इंडस्ट्री में एक फर्म को
कंपटीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं फेस करना पड़ता है, उसको ये 5 फोर्सेस से कंपटीशन फेस करना पड़ता है। और अगर आप इनको पहले स्टडी नहीं करोगे, इनको नहीं देखोगे कि कहाँ पर कैसा कंपटीशन है, तब तक हम इस कंपटीशन से फाइट नहीं कर सकते हैं। तो ये थी वो 5 फोर्सेस जो पॉटर ने दी थी। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।